हाय, मैं नितिन कुमार आप सभी लोगों का भूमि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि पूरे भारतवासी क्या मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी कि 75वीं सालगिरह हमारी इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्रता की। और एक बहुत ही रेलिवेंट सा टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 75। और इसके अंदर हम और आप समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसमें काफ़ी चीज़ें समाहित की जानी चाहिए, बट मैं इस कोशिश करूंगा कि बहुत ही कम समय में संक्षिप्त और इन डेप्थ एनालिसिस इसकी आपके साथ करूं। तो जहां तक सवाल उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 75, तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि संविधान में हमने क्या गेन किया या पाया और क्या हमने नहीं पाया, और फिर हमारे सामने चैलेंजेस या चुनौतियां क्या है। इस चीज़ को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। तो सबसे पहले जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो गेन एट 75, यानी कि हमने संविधान के तौर पे क्या हासिल किया। तो सबसे पहले ये जाने कि बहुत सारे जो संविधान है, ठीक है, उसमें बदलाव भी किए गए और बहुत सारे संविधान खत्म भी हुए, क्लियर। लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसका एक्सेप्शन कहा जा सकता है, यानी कि इससे कुछ अलग है। हमने अभी तक 75वीं जो सालगिरह है उस जगह तक पहुंच चुके हैं, और इसकी इंड्योरेंस या ये लगातार बनी हुई है, और ये अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्लियर। एक टॉम गिन्सबर्ग है। कौन है? टॉम गिन्सबर्ग। इन्होंने एक्चुअली में ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के स्कूल ऑफ लॉ के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक्चुअली में किया क्या कि संविधान, अलग अलग संविधानों की इंड्योरेंस की टेस्ट की, यानी कि कौन सा संविधान कितनी दफे और कितने दिनों तक चला, और इसके लिए उन्होंने पूरे विश्व के 200 संविधान का सर्वे किया, 200 संविधानों का सर्वे किया। और उसमें जो बात थी वो 1789 से 2005 तक ये विश्व के 200 संविधानों का सर्वे किया गया। अब देखिए कि इसमें इस सर्वे में पाया क्या गया। और 935 जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, 935 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, इसकी स्टडी की गई। अब इस स्टडी का हाईलाइट क्या है? इस स्टडी का हाईलाइट क्या है? मतलब इस शोध से क्या निकल कर आया। तो सबसे पहले ये जानें कि जो संविधान है अलग अलग देशों का लगभग ऑन एन एवरेज 17 वर्षों तक क्या करता रहा? काम करता रहा या सरवाइव करता रहा। पूरे विश्व के संविधान के का यदि एवरेज निकाला जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव अराउंड 17 years ऑन एवरेज। तो सबसे बड़ी बात ये हमें समझने की जरूरत है कि 17 साल तक इन जनरल कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन चली है। और एक यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस मामले में आप क्या कह सकते हैं? एक्सेप्शन कह सकते हैं। और ये 234 वर्षों से 234 वर्षों से ये चल रहा है, 234 ईयर्स से, यानी कि 1789 से, फ्रॉम 1789।
और इस मामले में हम और आप क्या समझेंगे कि अमेरिका का संविधान क्या है, बिल्कुल अलग है, एक्सेप्शन है। अब देखो कि थोड़ी सी और संविधानों की यदि बात की जाए, फ्रांस की यदि बात की जाए, तो अब तक 14 कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर आ चुका है। मेक्सिको की यदि बात की जाए तो 5 कॉन्स्टिट्यूशन, मेक्सिको 5 कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा पाकिस्तान की भी यदि बात की जाए तो अब तक, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है और आज़ादी हमारे साथ ही मिली पाकिस्तान, तो यहाँ पर 3 कॉन्स्टिट्यूशन अब तक आ चुका है। और इस लिहाज से यदि देखा जाए तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, एट 75 इट हैज अ इंड्योरेंस, ये चल रहा है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो यदि संविधान के हिसाब से देखें तो यही है। अब देखो, अब ये समझने की जरूरत है कि आखिर इस रीजन क्या है, इस इंड्योरेंस का, ये जो लगातार बनी हुई है, तो इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है इसके। बारी बारी से मैं आपसे इसको बता रहा हूं, बारी बारी से चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, यानी कि जो संविधान निर्माता थे, क्लियर, और उन लोगों ने आम लोगों की जो चिंताएं थी, उन चिंताओं को क्या किया, समाहित किया। तो फर्स्ट इज फाउंडिंग फादर्स took care of concerns related to common man, ठीक है, आम लोगों से जो जुड़ी हुई है। और दूसरी बात, जो जैसे आप अंडर आर्टिकल 17 की यदि बात की जाए, तो इसमें क्या किया गया, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, यानी कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिस्ट कर दिया गया। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अनटचेबिलिटी को एबॉलिस्ट करने का ये मतलब है कि जो लोग बिल्कुल दबे कुचले थे, जिनकी आवाज बाहर तक नहीं आती या उठाई नहीं जाती। देखो, अंबेडकर साहब जो थे, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन है, इन प्रोविजंस का खास करके ख्याल रखा। और जैसा कि आप जानते हैं कि वो 7 सदस्यों वाले ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, और जो पर्सनालिटी थी उनकी वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी हुआ करती थी। तो ऐसे बहुत सारे ल्यूमिनरीज हैं जो कि हमारे फाउंडिंग फादर्स रहे, जिन्होंने कि संविधान का निर्माण किया। इसके बाद नेक्स्ट जो बिंदु है वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन, क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन, क्लियर। जैसे सिंपल सा मैं आपको उदाहरण देता हूं, अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2, आप एक चीज समझिए कि इसमें 3 शब्द यूज किए गए हैं, ठीक है, टेक्स अवे, एब्रिजेस और इन कंट्रावेशन। इन कंट्रावेशन यानी कि अनुच्छेद 13(2) में यदि जाएंगे, और जो कि आपको पता होगा कि पार्ट 3 के अंदर दिया गया, और पार्ट 3 के अंदर क्या दिया गया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और अनुच्छेद 3 कहता है कि यदि लॉ, और लॉ के अंदर ऑर्डिनेंस भी आ जाते हैं, बायलॉज भी आ जाते हैं, रूल्स भी आ जाते हैं, रेगुलेशंस भी आ जाते हैं, इस चीज को आप समझिए। और यदि कोई कानून किसी का फंडामेंटल राइट उससे छीनता हो, उसके फंडामेंटल राइट को क्या करता हो, कम करता हो, या कोई भी कानून किसी के फंडामेंटल राइट के
खिलाफ हो। तो ऐसी स्थिति में आप एक चीज जानिए कि अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226 कोई भी जो एग्राइव्ड पर्सन है, ठीक है, एग्राइव्ड पर्सन है, वो सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वो अलग अलग हाई कोर्ट जा सकते हैं। एक चीज आप देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की यदि बात की जाए तो यहां पर जो लिटिगेंट्स होते हैं, यानी कि जो याचिकाकर्ता होते हैं, क्लियर, वहां पर बहुत बार चीजें क्या होती है, एक सोशल मूवमेंट की तरफ से, या आप कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन के हिसाब से होता है, क्लियर। और जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो अपने फ्रीडम के लिए बात करते हैं। इसके अलावा सोशल मोरालिटी की बात की जाए, अब जैसे देखिए कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो कि 2005 में आया, एक छोटा सा कदम, लेकिन इसके परिणाम बहुत ज्यादा हुए। इससे सरकार की बात हो या सरकारी महकमे की बात हो, इन सबों की अकाउंटेबिलिटी क्या हो रही है, तय हो रही है, क्लियर। क्योंकि जब आप और हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो इंफॉर्मेशन मांगने का ये मतलब होता है कि आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या डिसीजन मेकिंग के बाद जो कुछ भी हुआ उस प्रोसेस में आपकी क्या होती है, भागीदारी होती है। तो मैं शुरुआत में जो आपसे चर्चा कर रहा हूं कि हमने क्या पाया, और बाद में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि हमने क्या खोया और हमारे चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है। अब देखिए, यदि एग्जाम्पल एक और मैं दूं आपको, तो यहां पर चर्चा अंडर आर्टिकल 21 की कर ली जाए, क्लियर। इसमें देखो बात पर्सनल लिबर्टी की है और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की है, ठीक है। अच्छा, जब शुरुआत में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ था तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, अभी भी लिखा यही हुआ है, लेकिन अब प्रैक्टिकली इस चीज को ध्यान देना, अब प्रैक्टिकली इस चीज को क्या कर दिया गया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कर दिया गया। मैं फिर से जोर डाल के कह रहा हूं, प्रैक्टिकली, और वैसे वर्डिंग्स के लिहाज से तो अभी भी यही है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, क्लियर। जब आप प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कहते हैं तो जो कानून बनाया गया और विधि सम्मत तरीके से बनाया गया, संसद के द्वारा बनाया गया, ठीक है, तो उसके हिसाब से जुडिशरी हो या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो या एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हो, वो इसके हिसाब से काम करेंगे। यानी कि एक तरीके से मैं आम शब्द में बोलूं इसे, तो इट्स ए मैकेनिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। यहां पर जुडिशरी उस लॉ के पीछे, ध्यान देना, उस लॉ के पीछे पॉलिसी क्या है, या वो गुड या बैड लॉ है, ऐसा कुछ भी नहीं देखती, जैसा है वैसा उसको इंप्लीमेंट कर देती। लेकिन मेनका गांधी के केस में ध्यान देना, मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड्स यूज किए, जस्ट, क्लियर, रीजनेबल, क्लियर। और यहां से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से शुरुआत कर दी कि वो किसकी तरफ बढ़ेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ। ध्यान देना, इसके बाद जब केशवानंदा भारती केस आया, और ये 1973 के 24 अप्रैल को आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात रखी, और वो बात जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, वो क्या थी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, बड़े मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी डिफाइन नहीं किया, कहीं भी डिफाइन नहीं किया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये कहीं भी डिफाइन नहीं किया। लेकिन समय समय पे अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ये बताती रही कि देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे आप मान लेते हैं कौन सा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ध्यान देना। तीसरा इंडिया का सेकुलर होना। एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अब जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साथ में कहा कि देखो कि अंडर आर्टिकल 368 जो आप अमेंडमेंट करते हो, यानी पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट करती है, या फिर 368 क्लॉज 2 के तहत भाई जरूरत क्या होती है कि राज्यों के विधानसभाओं से भी उसको पारित किया जाए सिंपल मेजॉरिटी से, और ऐसे जितने भी राज्य हैं उसके आधे से ज्यादा ही से होना चाहिए। ठीक है, 28 राज्य हैं तो 15 राज्यों से सिंपल मेजॉरिटी से आपको क्या करना पड़ेगा, पास कर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि देखिए कि आप जो बदलाव करना चाहें, संविधान में जो संशोधन करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ख्याल क्या रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं भी उल्लंघन ना हो। अब आप समझिए कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के लिए दिक्कत क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, और समय समय पे कहा जाता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अब इस चीज से आप एक चीज समझिए कि मैं ये कह सकता हूं कि इट्स ए जुडिशियल वीटो, क्लियर। और जुडिशियल वीटो की यदि बात की जाए तो जैसे वहां पर अमेरिका में कहा जाता है कि 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। एक तो वहाँ की जो संसद है, कांग्रेस है, उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, सीनेट है, फिर राष्ट्रपति होते हैं और फिर मीडिया, ऐसे कहा जाता है, क्लियर। और राष्ट्रपति, और उसके बाद जो इनको कहा जाता है वहाँ पर अमेरिका के अंदर जुडिशरी को 3rd चैम्बर कहा जाता है, यानी कि यदि जुडिशरी को कोई चीज़ मंजूर नहीं है तो वो फिर आगे उसको लागू नहीं किया जाएगा। तो एक तरीके से देखो कमोबेश हाल यहाँ पर भी वही हो गया भाई, क्या कि जुडिशियल वीटो का। किसका? जुडिशियल वीटो का। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जो मंजूर नहीं है वो क्या होगा, लागू नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि जब फैसला सुनाती है सुप्रीम कोर्ट तो फैसले के पीछे की वजह जरूर बताती है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा जहां पर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है, और हुई है। वो क्या है, हमारा फर्स्ट जजेस केस, क्लियर, फिर सेकंड जजेस केस, और यहां से इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को लाया। किसने? जुडिशरी ने। और ये कहा कि जो 3 जजेस की जो बेंच होगी, ठीक है, बेंच नहीं कीजिए, कॉलेजियम कहिए, 3 जजेस की जो कॉलेजियम होगी वो डिसाइड करेगी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज कौन नियुक्त होगा। यानी कि जो अभी तक एग्जीक्यूटिव के पास था, प्रेसिडेंट के पास था, वर्चुअली और प्रैक्टिकली आप कह लीजिए वो किसके हाथ में आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास आया। अब देखो ये व्यवस्था कहीं नहीं है संविधान में दिया हुआ, व्यवस्था बिल्कुल अलग है, ध्यान देना, संविधान में व्यवस्था बिल्कुल अलग है, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस करके उसके बाद 3rd जजेस केस में, 3rd जजेस केस के अंदर यहां पर जो कॉलेजियम थी वो 4+1 यानी कि 5 का, जिसमें कि 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे और एक क्या होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस ढंग से इन दोनों के बीच में क्या चलती रही, रैंगलिंग, या आप कह सकीजिए विवाद जैसी चीजें चलती रही, पावर टसल कह सकते हैं। अब एक चीज और जानो, फिर 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2014 में,
और उसके तहत क्या लाया गया, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। आप समझिए, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। ध्यान देना कि ये भाई गैर संवैधानिक है, इसलिए कि ये भाई क्या कर रहा है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको कहीं ना कहीं इससे चैलेंज हो रहा है। इस कारण से भाई इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन आप ये समझो जो एग्जीक्यूटिव है, और एग्जीक्यूटिव के हेड कौन है, तो हमारे प्रेसिडेंट, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, इनकी यदि बात की जाए तो आपस में क्या है, टकराव की स्थिति बनी हुई है और अभी तक कुछ कंक्रीट इसमें निकल के नहीं आया। तो कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं, कुछ निगेटिव बातें भी हैं, लेकिन अब यदि हम पॉजिटिव के ऊपर ही बने रहें तो आप ये समझिए कि अंडर आर्टिकल 21 बहुत सारे इन्फर्ड राइट्स निकाले गए। इन्फर्ड राइट्स कहने का मतलब आर्टिकल 21 में डायरेक्टली नहीं दिया गया है, लेकिन उसकी जो व्याख्या दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसमें ये कह दिया गया कि ये भाई आर्टिकल 21 के तहत आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि 14 वर्ष तक के उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, फिर इमरजेंसी मेडिकल एड की बात की जाए, क्लियर। तो ये सारा कुछ है। इसके बाद राइट टू हेल्थ, उसके बाद निजता का अधिकार, फिर राइट टू शेल्टर यानी कि आवास का अधिकार, ये सारा कुछ आर्टिकल 21 की व्याख्या देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जब कहा कि ये आर्टिकल 21 में है, इसका यह मतलब है कि इवन इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद से आपको पता होगा कि भाई आर्टिकल 20 और 21 में जो कुछ भी मूलभूत अधिकार दिए गए हैं वो किसी भी हालात में छीने नहीं जा सकते हैं। तो इतना सैक्रोसेंट है आर्टिकल 21, और सैक्रोसेंट होने की वजह भी है, पवित्र होने की वजह भी है कि इंसान चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, वो जिंदा रहेगा तब जाके वो और किसी भी राइट्स की बात करेगा आर्टिकल 14, 15, 16 या 25 से लेके 28। तो इंसान का जिंदा रहना जरूरी है और इस इन्फर्ड राइट्स के तहत ये सारी चीजें की गई। अब देखिए, जैसे राइट टू लाइवलीहुड व्हिच इंक्लूड राइट ऑफ सक्सेशन, क्लियर। अब मतलब जीविकोपार्जन की यदि बात की जाए, ठीक है, सक्सेशन राइट्स की बात की जाए, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या दिया जाए, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, तो साथ में फेयर ट्रायल भी हो, स्पीडी ट्रायल भी हो, ये सब आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है। और साथ में लास्ट में यदि आप देखें, राइट टू फ्री लीगल एड, क्लियर। अब एक चीज हमें और समझने की जरूरत है कि दूसरा हिस्सा आप समझे कि पॉजिटिव में यदि देखें तो फेडरलिज्म के अंदर दो चार चीजें जो शुरू की गई है वो काफी पॉजिटिव है। अच्छा, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या आता है फेडरलिज्म का, और जब भी हम फेडरलिज्म की बात करते हैं या संघवाद की बात करते हैं तो केंद्र और राज्य के बीच के संबंध की बात करते हैं, क्लियर। अब देखो कि पहले और आज में यदि देखें तो थोड़ा सा फर्क है। पहले क्या था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था, ठीक है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ सहयोग करती थी और फिर उसको आगे। तो इसका यह मतलब ना समझे कि आज की तारीख में केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ सहयोग नहीं करती है, लेकिन इसमें एक नया अप्रोच लाया गया और वो क्या है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का, यानी कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग सूचकांक तैयार किए गए और उस पे देखा गया कि कौन सा राज्य किस लेवल पे है, और इस तरीके से राज्यों के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा या हेल्दी कंपटीशन क्या होती है, डेवलप होती है, क्लियर। अब एक चीज आप ये ध्यान दें कि जो ये बड़ा सा बदलाव इसलिए भी जरूरी हो गया कि 1990 के दशक में आप और हम जानते हैं कि किसकी शुरुआत हुई, एलपीजी की, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, क्लियर, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की। तो जब हम मार्केट व्यवस्था की तरफ या बाजार व्यवस्था की तरफ बढ़े तो जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है,
और मिश्रित में क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों तरह की चीजें हैं, यानी कि सरकार बहुत सारी चीजों में इंटरवीन भी करती है, हस्तक्षेप भी करती है और बहुत सारी चीजों को बिल्कुल मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के ऊपर छोड़ देती है कि आप ऐसा कीजिए। क्लियर? तो ये आप जानो कि सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है वो थोड़ा सा क्या होता है, 1990 के दशक के बाद इसमें क्या आती है, बदलाव आती है। क्लियर? 1990 के दशक के बाद इसमें बदलाव आती है। अब एक चीज आप ये जाने कि इसके कारण से देश का इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी क्या हो चुका है, बेहतर हुआ है। अब देखो कि हेल्दी कंपटीशन हो रही है अलग अलग राज्यों के बीच में, और अलग अलग राज्य अपनी तरफ से नवाचार या इनोवेशन कर रहे हैं, और लोकल बिजनेस के साथ अपने को सिनर्जाइज कर रहे हैं, मतलब साथ साथ दोनों चल रहे हैं, और इसका फायदा कहीं ना कहीं राष्ट्र के रूप में हमें मिला है, और जो विकास की जो प्रक्रिया है वो सतत हो पाई है। क्लियर? इसके बाद आप ये जानो कि लोकल और वोकल के ऊपर ध्यान दिया गया है, और इसके कारण से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुई है। जैसे कि आप मीडियम स्मॉल, ठीक है, और माइक्रो इंटरप्राइजेस एमएसएमई सेक्टर की यदि बात की जाए तो उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी सुधार देखने को मिला है, और इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, यानी कि उत्पादन की जो क्षमता है, वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्लियर? वो बढ़ती जा रही है बावजूद कि लॉकडाउन रहा कोविड-19 के कारण से, और एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिखने को मिल रहा है हमें। और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है अपने आप में एक एग्जाम्पल है। अब देखो कि जो रिसेंट एफर्ट्स हैं वो क्या किए गए, रिसेंट एफर्ट्स क्या किए जा रहे हैं। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंट मीटिंग है किसकी, प्राइम मिनिस्टर की, और वो किस किस से, चीफ मिनिस्टर से। और चीफ मिनिस्टर जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव हेड होता है किसका, तो स्टेट का। क्लियर? वैसे तो राज्यपाल होते हैं, लेकिन यदि डिफैक्टो यदि बोलिए, क्लियर, तो चीफ मिनिस्टर ही होते हैं। दूसरा, जितने भी प्रशासन के लोग हैं उसमें सबसे ऊपर कौन होता है, चीफ सेक्रेटरी। और फिर एकदम से ग्राउंड लेवल पे जो कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो प्राइम मिनिस्टर आजकल क्या कर रहे हैं कि सीएम के साथ हो, चीफ सेक्रेटरी के साथ हो या डीएम के साथ फ्रीक्वेंट मीटिंग कर रहे हैं, और पीरियडिक मीटिंग साथ में ये किसके साथ कर रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट किसके साथ कर रहे हैं, तो गवर्नर के साथ कर रहे हैं। तो इस कारण से जो समन्वय है वो और बेहतर हो पा रहा है। अब देखिए कि जो फंक्शन है, तीसरा आप देखिए, फंक्शन ऑफ प्रगति। ठीक है? अब एक चीज ये ध्यान दीजिए, इसमें एक रिव्यू की जाती है। क्या की जाती है? रिव्यू की जाती है। जो डेवलपमेंटल जो इश्यूज हैं या डेवलपमेंटल जो प्रोसेस चल रहा है उसका रिव्यू होता है, और साथ में जो कैसे राज्यों के साथ समन्वय किया जा सके इस चीज के ऊपर जोर है, यदि हम प्रगति की यदि बात की जाए। और प्रगति जो है इस लिहाज से क्या कर रही है, फंक्शन कर रही है। इसके अलावा नीति आयोग, क्लियर, टीम इंडिया, क्लियर, उसमें देखें कि प्राइम मिनिस्टर और जितने चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी बात कर लीजिए। फिर कोविड-19 के समय में केंद्र और राज्य सरकार ने बिल्कुल मिलके काम किया ताकि कोविड का क्या किया जाए, प्रिवेंशन किया जा सके। ठीक है? और यदि कोविड हो ही गया है तो उसको डायग्नोसिस होनी चाहिए, फिर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और फिर लास्ट में रिहैबिलिटेशन, यानी कि
कोविड की यदि बात की जाए तो अलग अलग चरण हैं और उन सारे चरणों में केंद्र और राज्य सरकार ने एक दूसरे के साथ क्या किया है, समन्वय किया है, ये देखने को मिला है। और हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजेंटल मतलब एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ, और वर्टिकल मतलब अलग अलग राज्य जो हैं, अलग अलग जो राज्य हैं वो सेंटर के साथ क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और किया है। इसके बाद नीति आयोग की चर्चा मैं अभी कर रहा था। नीति आयोग ने बहुत सारे इनिशिएटिव किए लिए हैं, और इनिशिएटिव देखिए आप समझना, अलग अलग सेक्टर के लिए सूचकांक तैयार किया है। क्या किया है, अलग अलग सेक्टर के लिए सूचकांक तैयार किया है। जैसे स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, क्लियर, मैं लिख देता हूं, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। मैं एग्जैक्ट एग्जांपल दे रहा हूं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। फिर इसके अलावा स्टेट हेल्थ इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स। और फिर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इसके अलावा कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, एक्सपोर्ट इंडेक्स। और आप जानते हैं जैसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत, ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं, और सेंटर ने जो 14th और 15th फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है उसको भी इम्प्लीमेंट किया है। न्यू लेबर लॉज की बात की जाए, बहुत सारे जो लेबर के कोड थे उन लेबर कोड्स को अब एक जगह क्या कर दिया गया, कंसोलिडेट किया गया है, ठीक है, कंसोलिडेट किया गया है। और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो क्या हो रही है, और भी बेहतर होती जा रही है। तो अब देखिए कि अब तक हमने कुछ जो चर्चाएं की वो पॉजिटिव की तरफ चीज़ें थी, और इन चर्चाओं को आगे मैं अभी जारी रखता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट आप ये समझें, जस्ट ए मिनट, कि अब जैसा कि हम और आप जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की यदि बात की जाए, ठीक है, तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक दिया गया है, क्लियर, और पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और जैसा कि आर्टिकल 37 खुद अपने आप में एक चीज़ कहता है कि ये जस्टिसेबल नहीं है, यानी कि आप इसको कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते। लेकिन साथ में 37 में यदि आप जाओगे तो ये स्पष्ट तौर से दिया गया है, क्लियर, कि इट इज़ फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, यानी कि सरकार के राजकाज चलाने के लिए ये आवश्यक है, ठीक है। अब आप ये समझिए कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या, कि जब भी सरकारें कोई कानून बनाए, कोई पॉलिसी डिसीजन ले, कोई प्रोग्राम लाए, कोई स्कीम लाए, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर चीज़ें दी गई है उसका ख्याल करे, क्लियर। और इन केस यदि नहीं इम्प्लीमेंट करती है तो आपको और हमें पता है कि हर एक 5 साल के बाद ये चीज़ें जो होती है क्या होती है, इलेक्शन होती है, और इलेक्शन में सरकार को बदला जा सकता है और बदला भी जाता है, क्लियर। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की यदि बात की जाए तो अब आप देखिए कि 11th 5 ईयर प्लान या 12th 5 ईयर प्लान को लागू किया गया, और साथ में जैसे राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस है, क्या है, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस है,
यदि कोई अनएम्प्लॉयड है, यानी कि जो अनएम्प्लॉयड है उसको सरकार क्या नहीं करेगी, कुछ ना कुछ तरीके से सहायता देगी। ओल्ड एज पेंशन की बात कर ली जाए, या सिकनेस और डिसेबलमेंट यदि हो तो उसको केंद्र और राज्य सरकार क्या करे, हेल्प करे। और इसके अलावा ये तो डीपीएसपी और सोशलिज्म की बात, लेकिन दूसरी तरफ 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज और जो नगर पालिका है, यानी कि रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज, क्लियर, वो लाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। और एक तरीके से हमने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे एम्पावरमेंट की, किसकी, लोगों की, कि वो अपने लेवल पे यानी पंचायत के स्तर पे या म्यूनिसिपैलिटीज के स्तर पे अपने प्रतिनिधियों को चुन सके, और वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें, कानून बनाई जाए, उसके हिसाब से प्लान किया जाए, प्लान के अंदर जो फंड एलोकेशन है वो किया जाए। ये सारा कुछ क्या होगा, लोकल लेवल पे होगा। इसके अलावा और चीज़ देखें इसमें है क्या, तो अभी डीपीएसपी को लागू किया गया और उसमें देखिए कि अलग अलग प्रावधानों में के हिसाब से, जैसे लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट लाया गया 1987 के अंदर। इसके अलावा आप देखिए कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा जिसे कहते हैं, वो लाया गया। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में, जिसे कि पॉपुलरली मनरेगा के रूप में जाना जाता है, और आपने देखा कि इसके अंदर जो 100 दिन की मिनिमम गारंटी है कि इंसान को क्या मिलेगा, कि उसको काम मिलेगा। अब ध्यान दीजिए कि जैसे इसका फायदा हमें कहाँ मिला, जब कोविड की सिचुएशन थी और पूरा लॉकडाउन था, और जब लोग अपने अपने घरों को लौटे और वहाँ पर उनको कृषि में ये काम मिला, तो एक तरीके से आप जानते ही हो कि जो अर्थव्यवस्था कोविड-19 के समय में वो थोड़ी थम सी गई थी, थोड़ी क्या आप कह सकते हैं अच्छी खासी थम सी गई थी, लेकिन किसी कृषि क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर फिर भी काम करता रहा, और इस कारण से जो इकोनॉमी है वो आगे चलती रही। क्लियर। इसके बाद जो सामाजिक क्षेत्र में यदि आप देखिए तो बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं, क्लियर, जिसमें सांप्रदायिकता की बात की जाए या फिर पर्सनल लॉ की यदि बात की जाए तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में अमेंडमेंट किया गया। इसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट लाए गए, क्लियर, 1954 के अंदर, और इसके तहत ये सारी की सारी क्या की गई, व्यवस्थाएं की गई। क्लियर। तो अब आप और हम समझें कि इतने सारे जब डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट किया गया तो इसके कारण से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड लेवल पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहा है। तो ये तो हमने अभी तक देखा कि क्या कि भाई आखिर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या हासिल किया, लेकिन यदि कुछ पाए हैं तो हमने 75 साल में कुछ चीजें खोए भी हैं। क्लियर, 75 साल में हमने कुछ चीजें खोए भी हैं। तो अब बात जो करूंगा मैं आपसे नेगेटिव और चैलेंजेस की बात करूंगा। किससे, नेगेटिव और चैलेंजेस की बात करूंगा। जैसे सबसे पहले आप जानिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, दूसरी तरफ यूएपीए, क्लियर, यूएपीए और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, क्लियर, ये कुछ ऐसे ड्रैकोनियन लॉज हैं, ऐसे कानून हैं जिसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया गया। क्लियर, यदि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का यदि डेटा देखें तो एनएसए के तहत जितने लोगों को मतलब बंदी बनाया जाता है उसमें से सिर्फ 3% कन्विक्शन रेट है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 3% लोग ही इसमें सजा पाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं राज्य स्तर पे बात की जाए या केंद्र स्तर पर की जाए तो इसका क्या किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा SC ST के साथ, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं उनके खिलाफ जो अत्याचार है वो बढ़ ही रहा है। ठीक है, बढ़ ही रहा है, और ये जिम्मेवारी राज्य की बनती है। राज्य मतलब चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करे, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे। और नेक्स्ट जो बारी आती है सिविल सोसाइटी की। अच्छा, सिविल सोसाइटी क्या है, मोटे तौर से आप समझिए कि एक तरफ तो सरकार है, स्टेट है, और दूसरी तरफ कौन है, तो आम जनता है। ठीक है, इसके बीच में एक कड़ी का काम कौन कर रहा है, सिविल सोसाइटी। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि अलग अलग जो
अपार्टमेंट्स और ये सब सोसाइटीज़ होती है, उसमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या RWA होती है। NGO की बात कर लो, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर लो, यानी कि समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो आगे आते हैं और आम जनता की बातों को कहाँ तक रखते हैं, सरकार तक रखते हैं। तो इन सिविल सोसाइटी की यदि बात की जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में तो ये काम करता रहे, अपने क्रिटिकल रोल को भी करता रहे, और कहीं ना कहीं जो समाज की जो समस्याएं हैं, ठीक है, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या फिर सिटीजन को प्रोटेक्ट करने की बात हो, इन सारी समस्याओं के ऊपर सिविल सोसाइटी क्या करती रही है, काम करती रही है। क्लियर? लेकिन एक चीज आप ये समझिए, ठीक है, एक चीज हम ये समझे कि जो सिटीजन्स के राइट हैं उसको भी क्या किया जाता है, इनके द्वारा सिक्योर किया जाता है। सिटीजन्स के राइट को क्या किया जाता है, सिक्योर किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो सिविल सोसाइटी का जो रोल है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। खास करके यदि बात सिविल राइट्स की हो, ठीक है, नागरिक अधिकारों की बात हो, लोकतांत्रिक अधिकारों की बात हो, लोगों की जो इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स हैं उसकी यदि बात की जाए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सिविल सोसाइटी है वो अपनी भूमिका तो अदा कर रहा है, लेकिन वो जिस रूप से करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। क्लियर? अब देखो, इसके अलावा इलेक्शन में आप देखते हैं कि मनी और मशल पावर कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मनी और मशल पावर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मैं आपके सामने एक छोटा सा रिपोर्ट रखता हूं जो कि ADR से लिया गया है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का एक है डेटा। अब देखिए, और इस डेटा में आप ये समझिए कि 17th लोकसभा, ठीक है, कौन सा 17th लोकसभा, जिसके जो कि आप जानते हैं कि 2019 में, ठीक है, 2019 में ये गठित हुई इलेक्शन के बाद। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि जो टोटल जो क्रिमिनल हैं विद क्रिमिनल केसेस, जो MP हैं, जितने भी MP हैं, ठीक है, विथ क्रिमिनल केसेस, वो आप बड़ा सी चौंकाने वाला है, वो कितने हैं, 232। क्लियर? मतलब 542 का किया गया, 543 नहीं, 542 का किया गया। और इसमें जो 43% है, ठीक है, जो 43% हैं वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ हैं। और यदि ये बात की जाए कि हीनियस क्राइम के साथ, ठीक है, सीरियस जो क्रिमिनल चार्जेस हैं, ऐसे कितने हैं, तो ये तो 43%, और हीनियस क्राइम के साथ जो है वो 29% है, मतलब जघन्य अपराध जिसके खिलाफ है। अब देखो, इसके अलावा जो आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं, क्लियर, करोड़पति MPs की यदि बात कर ली जाए, किसकी बात की जाए, करोड़पति MP की यदि बात की जाए, तो आप ये समझिए कि 88%, यानी कि 477 MP जो हैं वो क्या है, करोड़पति हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, क्लियर। और महिला MP की जो संख्या है 2019 के इलेक्शन के बाद, वो कितनी है, दैट इज द 79%, जो कि अब घट के 79 से घट के 78 हो चुका है। यानी कि कुल 15% भागीदारी है MP की और महिला MP की, कहां पर, तो हमारे लोकसभा के अंदर, और 17वीं लोकसभा की बात मैं कर रहा हूं आपके साथ। इसके अलावा जो इलिटरेट MP हैं, इलिटरेट कहने का मतलब निरक्षर हैं, या निरक्षर से लेके 10वीं पास की यदि बात की जाए, तो ऐसे 60 MP हैं। यानी कि 60 MP जो हैं भाई, वो क्या है, आपके या तो निरक्षर हैं या 10वीं पास तक है, यानी कि टोटल 11% की। तो ये आपने देखा कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का एक बड़ा ही चौंकाने वाला सर्वे था, ठीक है। अब बात कर ली जाए थोड़ी सी स्टेट असेंबलीज की। एक और सर्वे की गई, किसके द्वारा, तो ADR के द्वारा, और टोटल 3980 MLAs का क्या किया गया, सर्वे किया गया, अलग अलग राज्यों का। और एक चीज ध्यान देना कि इसमें क्रिमिनल केसेस के साथ
कितने हैं? 40% है। क्रिमिनल केसेस के साथ कितने हैं? 40% है। और सीरियस क्रिमिनल केसेस की यदि बात की जाए, किसकी? सीरियस क्रिमिनल केसेस की यदि बात की जाए तो अब ये जानिए कि ये 26% है। कितने हैं? 26% है। इसके अलावा आप करोड़पति एमएलएस की यदि बात की जाए तो आंकड़ा यहां भी चौंकाने वाला है, 78%। क्लियर? और फिर यदि देखें कि जो विमेन एमएलएस हैं वो सिर्फ और सिर्फ विमेन एमएलएस सिर्फ 8% हैं। अब यदि लोकसभा से तुलना करो तो वहां पर 15% और यहां पर एमएलएस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मतलब विमेन एमएलएस कितने हैं? तो 8%। क्लियर? अब ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं कि कैसे साम दाम दंड और भेद की नीति को अपनाया जाता है। अब देखिए एक चीज आप ये जानिए कि थोड़ी सी बात मैं चर्चा करूं। अब थोड़ा सा मैं लेजिस्लेचर की तरफ आता हूं। ठीक है? किसकी तरफ आता हूं? लेजिस्लेचर की तरफ आता हूं। और अब आप ये जानो कि कोई भी जो बिल होती है इसको जब पास करवाया जाता है तो इसके अंदर 3 स्टेजेस होते हैं। क्लियर? कितने स्टेजेस होते हैं? 3 स्टेजेस होते हैं। एक पहला कहा जाता है फर्स्ट रीडिंग, और फर्स्ट रीडिंग में क्या की जाती है? इंट्रोड्यूस की जाती है। किसको? बिल को इंट्रोड्यूस की जाती है। ध्यान देना, सेकेंड रीडिंग की यदि बात की जाए, क्लियर, और यहां पर जब बिल इंट्रोड्यूस हो गया तो सेकेंड रीडिंग में और रीडिंग शब्द से आप कंफ्यूज ना हो, रीडिंग का मतलब चरण से। ठीक है? फर्स्ट रीडिंग मतलब प्रथम चरण, सेकेंड रीडिंग मतलब द्वितीय चरण, और थर्ड रीडिंग मतलब, क्लियर, आपका तृतीय चरण। अब देखिए तो आप यहां पर समझो कि मैं थोड़ा सा सेकेंड रीडिंग को यहां पर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि जब सेकेंड रीडिंग होती है तो इसके जो स्टेप्स होते हैं, क्लियर, ध्यान देना कि या तो इस पे थोड़ी सी बहस होगी, ठीक है, चर्चा होगी। क्या होगी? चर्चा होगी। या फिर इसको क्या किया जाता है कि सीधे तौर से यहां पर कंसीडरेशन स्टेज में भेज दिया जाता। क्या किया जाता? कंसीडरेशन स्टेज में भेज दिया जाता है, और यहां पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होती है, और फिर पार्लियामेंट विपक्ष के सुझावों को सुनती भी है या नहीं भी सुनती है। ध्यान देना इस चीज को। लेकिन जब कभी कभी क्या होता है कि इसको कमिटी में भेज दिया जाता है। क्लियर? और कमिटी 2 तरह की होती है, एक सेलेक्ट कमिटी, क्लियर, और दूसरा हमारा क्या होता है? ज्वाइंट कमिटी, यदि इसके लिहाज से देखें तो। क्लियर? इसके लिहाज से देखें तो। और तीसरा जो होता है हमारा, ठीक है, कि इसको पब्लिक के लिए भेज दिया जाता है। अब ध्यान देना, कमिटी में उन बिल को भेजा जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर गहनता से चर्चा करनी है। क्लियर? जैसे कि आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले कि एक सरकार ने बिल लाया और उस बिल में ये व्यवस्था की गई थी कि जो विवाह की उम्र है लड़कियों के लिए, ठीक है, वो 18 से बढ़ा के 21 कर दी जाए। क्लियर? तो कुछ धर्मावलंबियों ने इसका विरोध किया और इसको क्या भेज दिया गया? कमेटी में भेज दिया गया। और जब कमेटी में कोई चीज आती है तो चीजें क्या होती है? बहुत ही गहनता से उस पर विचार विमर्श होता है। अब इस कमेटी स्टेज की मैं बात कर रहा हूं, और ये दिखलाता है कि चर्चा काफी स्वस्थ हुई है और लोकतांत्रिक तरीके से हुई है। तो मैं कुछ आंकड़े रखता हूं, ठीक है, और चर्चा की ही बात करें तो 2014 से लेके 2019 तक, जैसा कि आप जान ही रहे हो कि इस समय क्या चल रहा था? हमारा 16वीं लोकसभा। अब एक चीज ध्यान देना कि इसमें सिर्फ 32% जो
डिस्कशन हुई वो मोर देन 3 आवर्स थी, सिर्फ 32%। और जो 15th लोकसभा में देखिए ये 22%, क्लियर, 15th लोकसभा में ये 22% और 14th लोकसभा में ये 14% थी, क्लियर। अब देखो कि 36%, गौर करना, जो 36% जो डिस्कशन हुई है वो सिर्फ 30 मिनट की। कितने मिनट की? सिर्फ 30 मिनट की। और उस 36% में से भी 20 बिल ऐसे थे जिसको 5 मिनट से कम डिस्कस किया गया। अब आप जानो और समझो थोड़ा सा कि यदि कोई बिल पारित हो जाती है लोकसभा और राज्यसभा से और राष्ट्रपति के पास जाती है ये चीज और राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर लगा देते, तो इसके साथ ही वो कानून बन जाता है। अब आप ये समझिए कि ये कितनी बड़ी विडंबना है कि लोकतंत्र का, आप कह लीजिए कि मंदिर, मस्जिद, जो भी बोल लीजिए, ठीक है, जो संसद है, उस संसद में जब कानून बनाई जा रही है तो वो मतलब जो चर्चा है वो चर्चा बहुत ही गहनता से नहीं हो पा रही है। मैं आपको इन डेप्थ चीजें को थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बात की थी कमेटी की, अब कमेटी की यदि बात करो तो जो 16वीं लोकसभा में है, ठीक है, 16th लोकसभा में ये सिर्फ 25% ही कमेटी में गया। ध्यान देना, सिर्फ 25%। और अब जो मैं आपके साथ जो आंकड़ा दे रहा हूं वो 15th और 14th लोकसभा का देखिए। अब ये 15th में गौर कर लेना 71% था, और जब बात आप 14th की कर रहे हैं तो ये कितना परसेंट था? 60% था। कितना था? 60% था। और कहा 60%, 71% और 25%। तो देखिए एक डिस्क्लेमर मैं यहां पर दे देना चाह रहा हूं कि मैं किसी राजनीतिक दल की न प्रशंसा कर रहा हूं न किसी राजनीतिक दल की आलोचना कर रहा हूं। जो आंकड़े हैं ये लोकसभा के खुद के आंकड़े हैं और इसकी मैं थोड़ी सी एनालिसिस कर रहा हूं। और लोकतांत्रिक ढंग से यदि आप देखें तो जो चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा बहुत ही ज्यादा कम हो रही है, ठीक है। और कमेटी स्टेज का मैंने आपको फायदे बता ही दिया था। अब इसके अलावा थोड़ी सी बात कर ली जाए किसकी? तो जुडिशरी की। किसकी बात कर ली जाए? जुडिशियरी की। ध्यान देना, अब जुडिशरी में आप देखो कि 2010 से लेके 2020 तक, ठीक है, 2010 से लेके 2020 तक, क्लियर, जो इंक्रीज है, ठीक है, वो 2.8% का। कितना? 2.8% का। जो पेंडिंग केसेस की मैं बात कर रहा हूं कोर्ट्स के अंदर, जो मैं बात कर रहा हूं पेंडिंग केसेस की, जितने भी लंबित मामले हैं, ठीक है, तो 2010 से लेके 2020 तक, 2010 से 2020 तक का ये आंकड़ा है। इतने परसेंट क्या होती है? इंक्रीज की गई। अब एक चीज देखें कि जो 15 सितंबर 2021 की बात करें, क्लियर, 15 सितंबर 2021, इस डेट तक का आंकड़ा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जो टोटल केसेस पेंडिंग है अलग अलग न्यायालयों में वो 5.4 करोड़, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, अधीनस्थ न्यायालय हो। ध्यान देना, अधीनस्थ न्यायालय हो। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट में इसका 87.6% तक क्या है? इस टोटल का 87.6% तक कहां पर है? सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर है। हाई कोर्ट में ये कितना है? टोटल का 12.3% है। टोटल का 12.3% है।
और बाकी का क्या है जो बचा वो सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब देखिए एक और भी आंकड़े हैं, ठीक है, ये कहता है कि यदि इसी ढंग से चलता रहा जो लंबित मामले हैं और उसको सुलझाने की यदि बात हो और कोई फ्रेश केस ना आए, मतलब सारे किसी भी केस को टेकअप ना किया जाए, क्लियर, और उसके बाद लगातार केस की सुनवाई हो, तो ये आंकड़ा है, ठीक है, आंकड़ा ये कहता कि इसको क्लियर करने में 1.3 साल लगेंगे, यानी कि 1 साल 3 महीने बिना नए केस को लिए हुए सुप्रीम कोर्ट लगातार काम करे, तब जाके पेंडिंग केसेस को क्या किया जा सकता है, क्लियर किया जा सकता है। अब देखिए हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट की यदि बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार 1.3 साल तक, और जहां तक हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट का सवाल है, यहां पर बिना नए केस को लिए गए यदि अगले 3 साल तक ये काम करते रहेंगे, तब जाके चीजें क्या होगी, इसमें सुधार हो सकती है, बदलाव हो सकती है। अब देखिए थोड़ी सी बात किसकी कर ली जाए, वैकेंसी की भी कर ली जाए, ठीक है। और वैकेंसी यदि देखें 2021, क्लियर, मतलब मैं कोर्ट के अंदर जो वैकेंसी है, जो रिक्त जो न्यायाधीशों की यदि बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 जो जजेस थे उसमें से एक की नहीं हुई थी 2021 तक, बाद में कर दिया गया। हाई कोर्ट में 42%, हाई कोर्ट में 42% तक जो है वो वैकेंसी बनी हुई, मतलब जितने हाई कोर्ट के अंदर जजेस चाहिए उसमें से सिर्फ और सिर्फ 42% ही 42% क्या है आपका वैकेंसी है, ठीक है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट की यदि बात की जाए, क्लियर, सबऑर्डिनेट कोर्ट की यदि बात की जाए, ये सारे आंकड़े आपके लिए काम के हो सकते हैं, ठीक है, वो 21% है, क्लियर। तो मोटे तौर से आप एक चीज आप ये जानिए कि जो 24,018 जो पोस्ट हैं, क्लियर, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की यदि बात की जाए, ठीक है, जो अधीनस्थ न्यायालय है उसकी यदि बात की जाए, तो उसमें से 5,146, आप आंकड़े को लिखेंगे, 5,146 क्या है अभी रिक्त है, क्लियर। और जैसा कि आपने देखा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट की, और ये आंकड़ा 20 फरवरी 2020 का है, कब का है, 20 फरवरी 2020 का है। तो ये थोड़ी सी चर्चा हमने आपके साथ की और अलग अलग पहलुओं पे हमने चर्चा की और थोड़ी संक्षिप्त ही विश्लेषण आपके साथ किया हमने, और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके मतलब की चीज़ें होंगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, ये एनालिसिस पसंद आए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फिर शेयर करेंगे, और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। और आपके अच्छे कमेंट्स या बुरे कमेंट्स, जैसे भी कमेंट्स हों, उसका स्वागत रहेगा, और आगे की जो क्लासेस होंगी ऑनलाइन उसमें इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। और तत्काल मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूं, और आप सभी लोगों को, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और 75वें जो स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और जैसा कि पूरा का पूरा देशभक्ति में सराबोर है, और जैसा कि आप जानते हैं कि घर घर तिरंगा जो सरकार ने मुहिम चलाई हुई है, उस मुहिम में हम और आप सभी लोग शामिल हों, अपने डीपी, फेसबुक, अपने घर पे तिरंगा लहराएं और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाएं, और इस भारत और भारत की संविधान और उनकी जो देन है वो बनी रहे। धन्यवाद आप लोगों का।